हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 2 ओजोन लेयर डिप्लेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने करवाया है आपको, ये सेकंड लेक्चर है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको छोड़ना नहीं है आपको। देखिए, इसमें CSIR एंड गेट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज़ के अंदर ही ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में जानने से पहले ये समझना हो कि ओजोन लेयर होता क्या है। देखिए कई सारे सवाल हैं। ओजोन लेयर होता क्या है, कहाँ होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, ठीक है, कैसे बनता है, कैसे टूटता है, इसके टूटने से क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये कि धरती की जो जितनी आबादी है वो तो सारी यहाँ पर है, ठीक है, वो तो सारे ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारे लोग यहीं रहते हैं, कि सारे लोग CFC गैस छोड़ते हैं, लेकिन ओजोन लेयर में छेद यहाँ कैसे हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको बताएंगे, सवाल का जवाब भी आपको जानने के लिए मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, पूरा थोड़ा सा टाइम दीजिए और देखिए इस टॉपिक को। हमारा ये जो टॉपिक है आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो आपको ओजोन लेयर के बारे में समझना हो कि ओजोन लेयर है कहाँ पर। देखिए ये ओजोन लेयर इस जगह पे है। देखिए ये जो धरती है हमारी, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ हो गया। अर्थ के ऊपर एक लेयर है, इसको कहा गया टोपोस्फियर। लगभग 10 किलोमीटर तक का एक रेंज होता है, 10 किलोमीटर तक का एक लेयर होता है, इसको कहा जाता है टोपोस्फियर। इसमें बादल बादल होते हैं, गुब्बारा यहीं उड़ता है, जो भी आपके एरोप्लेन वगैरह सब यहीं उड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको टोपोस्फियर हो गया। टोपोस्फियर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है लगभग 50 किलोमीटर तक मोटा होता है, जिसमें ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है वो 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक ओजोन लेयर की मोटाई होती है। ठीक है, जो ओजोन लेयर होता है वो 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन लेयर होता है। उसके ऊपर होता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर वो जगह है जहाँ से उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं और जल के भस्म हो जाते हैं। यानी इस मीजोस्फीयर को पार करना ही सबसे चैलेंजिंग काम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेडिएशन होते हैं इस जोन में, जिसके कारण कि जितने भी देखते हैं जब अंतरिक्ष से जितने भी आपको सैटेलाइट वगैरह नीचे गिरते हैं वो इसी में जल के भस्म हो जाते हैं। बहुत सारे पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, आपको क्या कहते हैं उसको, मेट्रॉइड कहते हैं उसको, वो सब उसी में गिर के खत्म हो जाते हैं। इवन कि स्पेस शटल जो होते हैं उसको भी इस जोन को बहुत ही सावधानी से पार करना होता है। उसके ऊपर होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होते हैं कि आपके सैटेलाइट वगैरह सेट किए जाते हैं। उसके ऊपर है एक्सोस्फीयर, जो बाहरी अंतरिक्ष हो गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर से समझिए, हमारे जितने भी मेन काम होते हैं सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ठीक है, गुब्बारा उड़ना, बादल बनना, बारिश होना, चाहे आपको आसमान में जो ये होते हैं जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो सब उसी जोन में उड़ते हैं। बस जो एरोप्लेन होता है वो बादलों के ऊपर उड़ता है ताकि बारिश या आंधी तूफान से प्लेन को कोई लेना देना ना हो, इसलिए वो बादलों से ऊपर उड़ता है। उसके ऊपर क्या बोला मैंने, स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिएगा, ओजोन लेयर कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। बार बार इस पर सवाल पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ होता है, तो ओजोन लेयर होता है एट स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन लेयर की मोटाई कितनी होती है, 15 से 30 किलोमीटर तक ओजोन की क्या होती है, मोटाई होती है। ओजोन उसके स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर कौन है, मीजोस्फीयर। ठीक है, यही मीजोस्फीयर है जहाँ पर कि सबकी जो होती है ये ग्रेवयार्ड होता है, जितने भी अनवांटेड स्पीसीज होते हैं इसका ग्रेवयार्ड होता है, यहीं पर वो जल के भस्म हो जाता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर, यहाँ पर सैटेलाइट और घूमते हैं हमारे, और उसके ऊपर है क्या, एक्सोस्फीयर, जिसको कि अंतरिक्ष कहा जाता है, जो मेन हमारा है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ बात करते हैं भाई ओजोन लेयर की। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लाया है कोर्स 4 UPHESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे, ताकि आप इस टाइप के किसी भी एग्जाम को, चाहे UPHESC हो या इस टाइप के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, आप उसे बहुत आसानी से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकिए। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है इंटरव्यू तक। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है यूपी में भी फ़िलहाल, तो उसको भी, और उसके साथ और भी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्वालिफाई कर आप गवर्नमेंट जॉब लें। इसके अलावा हमने UP PGT या किसी भी इधर PGT या डिग्री कॉलेज के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी भी है टिल इंटरव्यू। इसके अलावा जो हमने न्यू ऑर्गेनिक बैच केमिस्ट्री का लिए लॉन्च किया है, इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली, और ये CSIR गेट JRF जैम किसी भी एग्जाम के लिए है ये। और इसमें आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोज़ के लिंक पर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को लॉन्च कीजिए, जैसे हमारा बैच लेंथनम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी है 6 मंथ। इसके अलावा हमारा कोर्स है बैच एक्टिनम, जिसकी फ़ी है 5100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ।
ठीक है, ये भी CSI या नेट गेट के लिए है। और इसके अलावा हमारा बैच रोडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी अनलिमिटेड है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और फी है 9100 रुपये। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डाउनलोड करें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर से केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर्च कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, CSI या RES से जुड़े हुए किसी भी टाइप के एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए और हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ है। अर्थ का आपको पता है ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है और इसके स्ट्रेटोस्फीयर में एक जो लेयर है लगभग 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का, उसको कहा जाता है ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन लेयर है। इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ओजोन लेयर का काम होता है कि ये सनलाइट को तो नहीं अंदर आने देता है, ये सनलाइट को तो अंदर आने देता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में 3 टाइप के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, ABC। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये आने नहीं देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। जो ओजोन लेयर होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अंदर आने नहीं देता, उसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब कई सवाल हमारे पास उठते हैं कि ओजोन लेयर है क्या। तो सबसे पहली बात, आपको ओजोन जो है, ओजोन बनता कैसे है। पहला सवाल ये कि ओजोन बनता कैसे। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में O2 गैस है। जब O2 गैस ऊपर उठता है तो O2 गैस के ऊपर उठने से इसको H से संपर्क होता है और H के संपर्क में आके ये O2 जो होता है वो टूट जाता है O+O में, और यही दूसरा O2 जो होता है उस O से जुड़ जाता है और जुड़ के क्या बनाता है, ओजोन बना देता है। यानी कि हमारा ऑक्सीजन गैस से ही O2 से ही O3 बनता है। O3 बनाने के लिए किसी बाहरी गैस की जरूरत नहीं होती, जो हमारा ऑक्सीजन है वही ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ओजोन लेयर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना करें, हम बस ओजोन लेयर से छेड़छाड़ ना करें, CFC गैस को हम रोक दें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा O2 गैस है वो ऑटोमेटिकली ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं और इवन हो भी रहा है। तो ये पहली बात है कि ओजोन बनता कैसे। तो O2 H के संपर्क में आके O+O बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर क्या बनाता है, ओजोन बना देता है। भाई साहब, ओजोन जो होता है बहुत पॉइजनस गैस होता है और इसका कलर जो होता है ब्लू होता है। ठीक है, आसमान इसलिए भी नीला दिखता है, अदरवाइज आसमान का अगर रियल कलर है तो वो काला है, कुछ नहीं दिखता आसमान में। अगर अंतरिक्ष में जाके कोई आसमान को देखे तो कुछ आसमान जैसी कोई चीज़ ही नहीं दिखाई देगी। ठीक है, वो तो ओजोन लेयर के कारण हमें ब्लू दिखता है, अदरवाइज अगर कोई स्पेस में जाए एक्सोस्फीयर में तो उसके ऊपर कुछ दिखेगा ही नहीं, आसमान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि लाइट इसलिए नहीं दिखती। मान लो सन है, लेकिन सन की लाइट रिफ्लेक्ट होगी किसी चीज़, तभी तो वो चीज़ दिखेगी ना। अब आसमान में कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होती नहीं, इसलिए आसमान दिखता नहीं, आसमान काला दिखता है। लेकिन हमारे ओजोन लेयर के कारण जो हमें आसमान है वो ब्लू दिखता है। चलिए नंबर 2 की बात करें। भाई ठीक है, ओजोन लेयर बनने का तरीका ये, ओजोन लेयर टूटता कैसे है, कैसे ओजोन को डिस्टर्बेंस होती है। तो भाई आप जो बचपन मतलब आप जो घर पे यूज करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई तरह के नाम होते हैं, इसका एक नेम होता है, मैं आपको कभी बताऊंगा। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, नेसेंट क्लोरीन देता है, नेसेंट क्लोरीन, यही ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2। अब ये CF2Cl2 क्या करता है, क्लोरीन देता है या क्लोरीन गैस देता है। देखिए, क्लोरीन देगा तो ऑटोमेटिकली ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगा। अब ये Cl2 गैस क्या कर देता है, देखिए समझिएगा बात को, ये Cl2 गैस क्या करता है, Cl2 गैस बोलिए चाहे Cl बोलिए, ये Cl क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, O2 + ClO। यानी सारे एफर्ट पे इसने मिट्टी डाल दिया। जो O2 कन्वर्ट हुआ था O3 में, इसने उस O3 को वापस से O2 में कन्वर्ट कर दिया। क्या समझ रहे हैं, इसने इस O2 को वापस से क्या कर दिया, वापस इसने उसको O2 में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जिस स्पीड से ओजोन बन रहा था, अगर CFC ज़्यादा तेजी से जाए तो उससे ज़्यादा तेजी से क्या होगा, ओजोन टूटेगा। सीधी सी बात है, जिस तेजी से आप CFC छोड़ोगे उसी तेजी से क्या होगा, आपको ओजोन लेयर टूटता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो बेसिकली यही है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मतलब नहीं कि कोई छेद हो गया उसमें। ओजोन लेयर डिप्लेशन का ये मतलब होता है कि ओजोन लेयर की जो मोटाई थी 15 से 30 किलोमीटर की, वो मोटाई पतली होने लगी, थिन आपको थिन होने लगा। जहाँ वो थिक था अब वो थिन होने लगा, दैट्स कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होने का मेन रीजन क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और ये जो क्लोरीन गैस है ये क्या करता है, ओजोन के साथ मिलकर O2 + ClO बना देता है। ठीक है, जो मेन रीजन है ओजोन लेयर के ब्रेक होने का या ओजोन लेयर के थिन होने का।
दूसरा सवाल भी खत्म हो गया। तीसरा सवाल आपके पास ये आता है कि सर फिर ओजोन जो है सीएफसी गैस को रोका जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रोका जा सकता है। जो यूनेप का समझौता है, ठीक है, 1978 में हुआ था, उसमें कहा गया कि भाई साहब हम लोग जो है सीएफसी गैस के जो उत्सर्जन है, सीएफसी गैस का जो हम लोग बनता है, सीएफसी गैस को हम लोग क्या करेंगे, बनना कम करेंगे। ठीक है, तो सीएफसी गैस को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। 1987 में हुआ था, इसका एक समझौता हुआ था 1987 में यूनेप का। ठीक है, हाँ, तो इस पे जो है, अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई यूनेप का समझौता कब हुआ था, तो आप इसको बता देंगे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो था, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये 1987 में इसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया कि भाई हम जो है ओजोन लेयर को डिप्लेशन होने से रोकेंगे। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपके पास ये आता है, देखिए ये समझ सकते हैं आप, यही है ना कि ये क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, ये रोकता है। देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो भी ABC है, उसमें कोई थोड़ा अंदर आता है, कोई बाहर जाता है, लेकिन ज़्यादातर को क्या करता है, जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। खैर, देखिए अब यहाँ पर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके लिए था यहाँ पर कि भाई साहब ये देखिए, ये है आपका एक, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ की फोटो है, और अर्थ की फोटो में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जितने भी देश मिलेंगे वो सब तो ऊपर की तरफ मिलेंगे। ठीक है, ये जितने भी आप गौर से देखिए, ये जितने भी देश है ये सब कहाँ है, ये सब आपको ऊपर की तरफ है। देखिए ये जितने भी देश हैं आपके, ये कौन सा हो गया भाई, ये पूरा ऊपर का जो पोर्शन है ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं कितनी आबादी है। देखिए सारे जितने भी देश हैं वो यहीं पर हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेके उधर देखिए ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा यहाँ ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा अमेरिका और साउथ जो अफ्रीका वाला पोर्शन आता है। बाकी जितने भी देश हैं, रसिया से लेके पूरा यूरोपियन, जितने भी सारे देश ऊपर की तरफ हैं, नीचे का एरिया पूरा का पूरा खाली है। अब सवाल उठता है कि आखिर फिर यही चीज़ आप बताइए सर कि आखिर जो ओजोन जब इतना ऊपर CFC गैस का उत्सर्जन होता है तो ओजोन का छेद नीचे क्यों हुआ? हाँ, इसी सवाल को आपको समझना होगा। देखिए जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उस अर्थ में आपको मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर वे में बता रखी है कि भाई साहब जो अर्थ का जो, देखिए ये जो हमारा अर्थ है, समझिएगा आप कि इसके नीचे ही क्यों छेद हुआ ओजोन का, ऊपर क्यों नहीं हुआ। देखिए आपको ये पता है कि सर ये जो हो गया हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जो होती है हवाएं ऐसे चलती है। ठीक है, इक्वेटर जो होती है हवाएं ऊपर चलती ऐसे चलती है, जबकि नीचे की तरफ जो होती हैं हवाएं ऐसे चलती है। समझिएगा बात को, नीचे की तरफ हवाएं क्या होती है, ऐसे चलती है। अब समझना बात को, जब ऊपर की तरफ हवाएं चलती है, जब ऊपर की तरफ हवाएं चलती है तो क्या होता है, बहुत कुछ होता है। समझिएगा बात को कि जब ऊपर की तरफ हवा चलती है तो मान लो यहाँ से हवा चली, जाके टकरा गई भारत से, यहाँ से हवा चली, पता चला टकरा गया इंडोनेशिया से, रसिया से, फिर यहाँ से हवा चली टकरा गया चाइना से, फिर यहाँ गया अरबियन कंट्रीज टकरा गया, फिर यहाँ गया तो यूरोप से टकरा गया, फिर यहाँ गया आपको अमेरिका, साउथ जो अफ्रीका है, फिर गया अमेरिका से टकरा गया। यानी हवाएं इतनी डिस्टर्ब हुई, इतनी इंटरप्ट हुई कि जो हवाएं हैं वो हवा स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, स्पीड अप ही नहीं हो रहा है। समझेंगे बात को कि जो हवाएं हैं वो स्पीड अप ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने सारे लैंड्स हैं, उन लैंड से टकरा के हवा की स्पीड क्या होती है, ऑटोमेटिकली घट जा रही है। लेकिन ये भी बात है कि भाई हवा क्या होती है, हवा इस तरफ मुड़ती है, ये भी आपको पता है। हवा क्या होती है, इस तरफ मुड़ती है, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऊपर की तरफ हवा इस तरह से मुड़ती है। लेकिन वही जब हवा नीचे आती है उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। ये देखिए, उस हवा को रोकने वाला कोई नहीं होता है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जो हवाएं होती है वो इतनी स्पीड अप हो जाती, इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि सारे के सारे जितने भी तूफान होते हैं वो नीचे, याद देखिए ना, नीचे सुंडा ट्रेंच है, नीचे आपको बरमूडा ट्रायंगल, ये सारे के सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्योंकि यहाँ हवाएं इतनी तेज़ हो जाती, इतनी तेज़ हो जाती है कि इसके हवाओं के नाम रख दिया जाता है, चीखता चालीसा, ठीक है ना, चिंगाड़ता साठा, ये सब नाम होता है, हवाओं के नाम है। ठीक है, ये हिंदी नाम है। तो यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये जो हवा थी जो तेज़ हो नहीं हुई, छिटपुट था, ये धीरे धीरे हवा क्या हुआ, यहाँ से सिमट के इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, घूमकर, और जब आया तो यहाँ की पूरा स्पीड अप हो गया, और जब पूरा स्पीड अप हो गया तो फिर ये ऊपर की तरफ भी उठा बहुत तेज़ी से, और पूरा तेज़ी से उठा, जाके मारा ओजोन लेयर पे धक्का जोर से, भड़ाम। समझिएगा बात को
कि यहाँ पर ये सारी हवाओं ने यूनाइट होकर क्या किया, नीचे का जो अंटार्कटिका जोन है इसके ओजोन लेयर पे धक्का मारा जोर से भड़ाम भड़ाम करके, और उसके ओजोन लेयर में क्या कर दिया, छेद कर दिया, ओजोन लेयर को फाड़ के रख दिया या उसको पतला कर दिया। ठीक है, तो रीजन यही है डियर स्टूडेंट्स कि ऊपर में लोगों की आबादी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हवाएं स्पीड अप नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन वही हवा जब घूम के इधर आती है तो ये सारी हवाएं नीचे जो चलती है इनको कोई रोकने वाला नहीं होता, देखिए, और ये हवाएं बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेज़ी से ये हवाएं चलती है। आपको पता इस जोन में जितनी भी जहाज वगैरह चलते हैं ना, यहाँ पर खूब जहाज डूबते हैं। ठीक है, ये जो जहाज होते हैं ना यहाँ पर खूब डूबते हैं। आपको सुंडा ट्रेंच भी इसी आसपास में, यहीं आसपास में सुंडा ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच है, तो ये सब बहुत ज़्यादा डूबते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हवाएं इतनी तेज चलती है। ठीक है, कि यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाओं को रोकने वाला कोई है नहीं। देखिए, हवाएं यहाँ किसी लैंड से नहीं टकराती, बहुत तेज़ी से चलती जाती है। तो खैर जो भी हो, तो इसी का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ जितनी भी हवाएं थी वो यहाँ पर आके ओजोन लेयर को बहुत ज़ोर से हिट करती है। ठीक है, और ओजोन लेयर को फाइनली फाड़ देती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है इस जगह पे, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर अंटार्कटिका पे छेद हो गया, जिसके कारण कि हालांकि अब उसको भरना शुरू हो गया है, लोगों ने CFC गैस का उत्सर्जन कम किया है, लेकिन कम क्या करेंगे, सेविंग क्रीम में है, उसके बाद आपको AC में है, रेफ्रिजरेटर में है, फ्रिज में है, इन सभी में क्या होते हैं, CFC गैस होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्सर्जन थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ये कम हो जाए। खैर, तो डियर स्टूडेंट्स आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्रेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर क्यों, ओजोन लेयर जो होता है अंटार्कटिका के ऊपर छेद हुआ है, बाकी जगह पे छेद क्यों नहीं हुआ, यहीं क्यों हुआ, जबकि यहाँ तो लोग रहते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। आई थिंक आपको ये भी पता चलेगी ओजोन लेयर की मोटाई 15 से 30 किलोमीटर होती है। आपको ये भी पता चलेगी ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगी ओजोन के स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके नीचे ट्रोपोस्फीयर है, ऊपर में कौन है, मेसोस्फीयर है। ठीक है, उसके ऊपर आइनोस्फीयर, उसके ऊपर थर्मोस्फीयर, उसके ऊपर एक्सोस्फीयर है। खैर आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं, आपके सवाल ये होता है कि ओजोन जो होता है, आपसे ये पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन की मोटाई कितनी होती है, 15 से 30 किलोमीटर होती है। ओजोन लेयर के नीचे कौन है, ट्रोपोस्फीयर। ओजोन लेयर के ऊपर कौन है, आपको मेसोस्फीयर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। आपसे पूछा जाएगा भाई हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आप उसको बोलोगे सर ट्रोपोस्फीयर में नहीं, बल्कि मतलब ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ता है, बस बादलों के ऊपर उड़ता है, बादलों से नीचे नहीं उड़ते हैं। कोई आपसे पूछे कि जो लड़ाकू विमान होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो उड़ते हुए आपको कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं, ओजोन लेयर के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वो जा सकते हैं, हवाई जहाज नहीं जा सकता है। खैर चलिए, तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे लोग क्लाइमेट चेंज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।